नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, ये इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो दो लोकेशन को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का ही सवाल आया था कि दिल्ली एनसीआर के अंदर दो लोकेशंस हैं जो एक्सप्रेसवे के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी राय में इन दोनों में से कौन सी लोकेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप अब उसके ऊपर अपने विचार रखिए। तो चलिए बढ़ाते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेसवे में जिन एक्सप्रेसवे का आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, हम बात करेंगे उन्हीं एक्सप्रेसवे के ऊपर और आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है। हो सकता है कि मेरे कुछ पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे लगे और कुछ अच्छे ना लगे, बट ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, जो मेरी अपनी रिसर्च रही है, उसके ऊपर मैंने अपने ये पॉइंट्स रखूँगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी लोकेशन को अच्छा या बुरा मैं नहीं कहता कभी भी। मैं ये कहता हूँ कि कोई लोकेशन जल्दी डेवलप करती है और कोई लोकेशंस थोड़ा सा टाइम लेती है। दिल्ली एनसीआर हो या शहरीकरण हो, किसी भी लोकेशन पे, चाहे वो दिल्ली के अंदर है, मुंबई के आसपास की एरिया है, बेंगलोर के आसपास की है, कोलकाता के आसपास की है, भुवनेश्वर के आसपास की है, या मध्य प्रदेश या कोई भी स्टेट, किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी सिटी एरिया है, जब उसको डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स वहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि कोई भी गोल को अचीव करना जब होता है तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन यानी लैंड एक्वायरिंग होती है, प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पे लैंड जब पुल किए जाते हैं, लोगों से लिया जाता है, तो लोगों की सेटिस्फेक्शन का बहुत ध्यान रखा जाता है कि लोग सेटिस्फाई हैं अपनी लैंड को देने के लिए या नहीं, और वो उस रेट से सेटिस्फाई हैं जो सरकार उनको मुआवजा दे रही है या नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त लगता है। उसके बाद फिर वो अलॉट किए जाते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को या रेजिडेंशियल बिल्डर्स को, या फिर खुद भी अगर सरकार को अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करने हो तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी टीम बैठती है और वो प्रोग्राम्स को प्लान आउट करती है। और उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम्स होते हैं। और आमतौर पे हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो पहले स्पीड हुआ करती थी डेवलपमेंट की, वो आज के दौर में थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, बट स्टिल वो थोड़ा सा टाइम ले जाती है। तो ये लोकेशन टू लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है। तो मैं किसी भी लोकेशन को अच्छा और बुरा नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोकेशन जल्दी डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे जाती है और कुछ लोकेशन थोड़ा सा टाइम लेती है, जो आपके पैसे पर या आपकी इन्वेस्टमेंट पर ग्रोथ देती है। अब ग्रोथ के कुछ नियम होते हैं कि किसी भी लोकेशन के ऊपर या किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ग्रोथ क्यों हो सकती है। अगर मैंने पैसा किसी लैंड पे लगाया है तो उस लैंड की कीमत कब बढ़ सकती है, तो इसके कारण जो मूलभूत कारण है वो इसी वजह से कि वहाँ पे शहरी विकास बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ पे रोज़गार के अवसर जो उत्पन्न हुए हैं, या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नीड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई हैं, वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट, रेजिडेंशियल, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कारण उस लोकेशन की लैंड ग्रोथ के ऊपर निर्भर करते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बहुत सारा कुछ समझा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, जो आप लोगों की तरफ से दो लोकेशन मेरे पास आई थी, वो थी यमुना एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे। ये दोनों ही लोकेशन दोस्तों डिफरेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बेशक से वो बनकर तैयार हो चुका है और यमुना एक्सप्रेसवे भी तैयार हो चुकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे को इसलिए लॉन्च किया गया बिकॉज यहाँ पर ड्यू टू द डेवलपमेंट जो ट्रैफिक जैम्स जो होते थे, जिन लोगों को गुड़गांव से कोई लेना देना नहीं होता, वो उसको दिल्ली से सीधा जयपुर या फिर मानेसर डायरेक्टली जो जाना होता था, उनको गुड़गांव के ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ता था, जो कि उनका बहुत सारा समय ले जाती थी। तो जिसकी वजह से इन लोगों ने एक रूट तैयार किया जो कि द्वारका से होते हुए सीधा मानेसर लोकेशन पर ड्रॉप करेगी, जो कि जयपुर हाईवे के साथ कनेक्ट करती है। तो इसका मकसद कुछ और था। कहीं ना कहीं किसी भी एक्सप्रेसवे का मकसद होता है कि स्टेट टू स्टेट और छोटे छोटे शहरों को जोड़ा जा सके। अब चूंकि यहाँ पर सारी नीड्स ऑलरेडी आ चुकी थी द्वारका एक्सप्रेसवे में, यानी कि जो भी डेवलपमेंट होना था वो सब हो चुका था ऑलमोस्ट 60%, 70%। मीन्स यहाँ पे इंडस्ट्रीज पहले से चल रही है मानेसर में या फिर गुड़गांव के अंदर जो इंडस्ट्री चल रही है, इंस्टीट्यूशनल चल रहा है, कॉर्पोरेट चल रहा है, वो पहले से चल रहा है। अब यहाँ पर रेजिडेंशियल पहले से ही डेवलप्ड है ऑलमोस्ट 60 to 70%।
अब जो द्वारका एक्सप्रेसवे किया गया, अब यहाँ पर फर्दर जो डेवलपमेंट किए जाएंगे, जो रेजिडेंशियल्स आ रहे हैं या फिर वहाँ पे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं या कमर्शियल आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो एक फर्दर एड ऑन है इस लोकेशन के लिए। ठीक है। अब यमुना एक्सप्रेसवे एक एक वो लोकेशन है जो लोकेशन एक तरीके से अभी लॉन्च की गई है, जो कि अभी उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, अलॉटमेंट चल रही है, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ता है तो वहाँ पे रेजिडेंशियल, वहाँ पे हब्स, वहाँ पे रेंटल, वहाँ पे पढ़ना लिखना, स्कूलिंग, हर तरीके के रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दोनों एक्सप्रेसवे की अपनी अलग अलग बेनिफिट्स हैं, बट यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं ये तकरीबन 20 साल आगे चल रही है और वहाँ पर थोड़ा सा 20 साल, 15 से 20 साल थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाएगी, बस इतना ही अंतर है। अब ये पॉकेट पे अलाउ करता है बिकॉज दोनों लोकेशंस कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे डेवलप लोकेशंस होंगी, तो मिडिल क्लास को सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में कहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों के पॉजिटिवनेस अपनी अपनी जगह है, दोनों जगह पे रोज़गार आ रहे हैं, दोनों जगहों के आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई क्लास होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी गुड़गांव के अंदर हैं, कॉरपोरेट्स हैं और वहाँ पर आने वाले हैं। ऑलरेडी वहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है और यहाँ पर ऑलरेडी एयरपोर्ट है और इसके अलावा रेजिडेंशियल, क्योंकि ये सारी चीज़ें आएंगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, तो आप ये देख सकते हैं जो नोएडा के अंदर रहते हैं कि जब इंडस्ट्रीज़ या कॉर्पोरेट हब्स बनाए गए थे आपके नोएडा के अंदर, नोएडा की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ, तब उस टाइम पे नोएडा को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा जो रोल रहा है वो उन्हीं इंडस्ट्रीज़ का रहा है, उन्हीं कॉर्पोरेट्स का रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ और जल्दी ग्रोथ लिया है उसने 15-20 सालों के अंदर। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो जाते हैं अगले 15 से 20 सालों के अंदर आपके यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर, तो बहुत जल्दी ग्रोथ देखी जा सकती है। जो मैं सोच रहा हूँ कि 35 से 40 साल लगेंगे वो कवर अप हो सकता है 25 से 30 साल के अंदर, और ये लोकेशन भी अगले 10 से 15 सालों के अंदर आपको डेवलपमेंट यहाँ पर और दिखेगा। हालांकि दोनों लोकेशंस आज की डेट में मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं एक हॉट लोकेशन है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखी जा सकती है, शॉर्ट टर्म पे भी लॉन्ग टर्म पे भी, दोनों जगह पे रेंटल्स भी उत्पन्न हो सकते हैं, बट ये आपकी पॉकेट के ऊपर अलाउ करता है कि आपको कहाँ पे लेकर जाना है। एक पॉजिटिव है जो यमुना एक्सप्रेसवे पे है कि वहाँ पर ग्रीन जोन्स आने वाले हैं। अब ग्रीन जोन्स जब आते हैं एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी लोकेशन के लिए, जो कि गुड़गांव के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे में उतना कुछ खास नहीं है, ग्रीन बेल्ट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया। प्लैंड मैं कहूँगा कि पहले जब गुड़गांव को बसाया गया था उस टाइम पे उतना प्लैंड नहीं था, बट अब जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ी बहुत प्लानिंग के साथ आ रही है। तो प्लानिंग के हिसाब से तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, ये सब चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से चलती हैं। तो यहाँ पर जब डेवलपमेंट होगी तो वो आपको एकाएक दिखाई देगा। और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप्ड है, जैसा मैंने कहा कि 15-20 साल ऑलरेडी आगे है यमुना एक्सप्रेसवे की अपेक्षा, उन लोकेशन की अपेक्षा, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दोनों तरफ हैं और अच्छी हैं, बट आप ये चीज़ बिल्कुल डिसाइड करेंगे अपनी रोज़ी रोटी के हिसाब से कि आपकी रोज़ी रोटी कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर या फिर आपकी रोज़ी रोटी नोएडा के अंदर है। आप उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वहीं पर देखा जाएगा कि आपके रोज़गार के अवसर या आपके रोज़गार के अवसर, आपकी अर्निंग के अवसर कहाँ पर सबसे ज़्यादा होने वाले हैं और अभी आपकी पॉकेट कहाँ पे अलाउ कर रही है, तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आंसर मिल गया होगा। मिल गया है तो आप दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने आप जब देते हैं तो मुझे समझ में आती हैं चीज़ें, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। धन्यवाद।